हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11th ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इन नोट्स को कॉपी करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। थिंग्स विच आर नीडेड टू अ ट्रांसपोर्ट। देखिए चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट, तो ये जो कौन सी चीज़ें जो है ज़रूरी है हमको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। बेसिकली प्लांट की बात कर रहे हैं, एक प्लांट के अंदर कौन सी चीज़ें हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। उनमें सबसे पहले है वाटर, और उसके बाद में है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिन्हें आप मिनरल्स कहते हैं, और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिन्हें आप फूड कहते हैं। तो बेसिकली उसके बाद में आते हैं प्लांट PGRS जिन्हें आप हार्मोन्स कहते हैं। इनका फुल फॉर्म है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये चार चीज़ें जो है मेनली, यहाँ लिखा हुआ है मेनली ये चार चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट के अंदर। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मेनली ये चार चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में 2 टाइप्स का ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। मतलब ट्रांसपोर्ट 2 प्रकार का होता है, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा और एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस वो होगा विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर ही, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया तो उसके अंदर भी जो सेल का जो प्रोटीन है उसको ट्रांसफर करवाना, ये सारा किसके अंदर होता है, सेल के अंदर। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर रहेगा। और सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल को अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ गई, जिसको मान लिया किसी को प्रोटीन की जरूरत पड़ गई, किसी को लिपिड की जरूरत पड़ गई, तो वो एक सेल से सेल में जो ट्रांसफर होता है वो भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसे आप एक नाम और जानते हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो है ट्रांसलोकेशन, जिसे आप ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ये होता है ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रांसपोर्ट, मतलब रूट से स्टेम में या स्टेम से रूट में जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 2 प्रकार के ट्रांसपोर्ट पढ़े, उनमें से हम पहला देख लेते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और होता है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेट ग्रेडियंट। कंसंट्रेट ग्रेडियंट बेसिकली आप सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ किसी भी मॉलिक्यूल के कंसंट्रेट ग्रेडियंट जाता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल या इकट्ठा हो रखे हैं एक जगह और यहाँ बिल्कुल थोड़े से हैं, तो ये अपने हाई टू लो में जाते हैं, लो टू हाई में आते हैं। ये इनका क्या है, पूरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। आप बेसिकली अभी इस बात को समझ लीजिए, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे चैप्टर में आपको ये इसमें क्लियरिटी आती रहेगी, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये तो ये बहुत सारों के साथ में, मतलब जो यहाँ इधर ज्यादा होंगे उधर से कम की तरफ जाएंगे, मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। और ये हमेशा हाई टू लो जाते हैं, जिधर ज्यादा होते हैं वहां से कम की तरफ जाते हैं। अगर आपको पता है जब ज्यादा से हाई की तरफ आएगा तो यहाँ एनर्जी तो लगेगी नहीं, और जहां एनर्जी नहीं लगती वो प्रोसेस स्लो होता है। और इस प्रोसेस के 1-2 एग्जाम्पल है, जो कि शॉर्ट ट्रांसपोर्ट के अंदर 2 प्रकार का डिफ्यूजन होता है, एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये 2 प्रकार का डिफ्यूजन होते हैं, इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें एक्टिव की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मान लीजिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये इधर की तरफ से इधर से ट्रांसपोर्ट होगा, अगेंस्ट होगा, मतलब अपोज करेगा उसको। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो जाते हैं, तो ये उसका उल्टा होता है, तो ये लो टू हाई हो जाएगा। अब आप किसी भी चीज को लो टू हाई पहुंचाना चाहते हो तो उसमें एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगा तो प्रोसेस भी फास्ट होगा। और इसके अंदर आपको 2 एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं, जिनमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रमिंग और या इसे आप साइक्लोसिस भी कहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है। मतलब प्लांट के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती, कोई भी हार्ट नहीं होता, आर्टरी वेन वगैरह ये कुछ भी प्लांट के अंदर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो किसके लिए होता है, वीटी मतलब वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू आपने एनाटॉमी में पढ़े होंगे, जाइलम और फ्लोएम। ये 2 प्रकार के वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो उन्हीं के बारे में देख लेते हैं हम। ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट जाइलम, जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस चीज का होता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब ये यूनिडायरेक्शन, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एक तो वाटर करेगा और मिनरल्स करेगा। तो ये रूट से एब्जॉर्ब होते हैं वाटर और मिनरल्स, तो ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। मतलब आपको पता है कि रूट से ऊपर की तरफ आएगा तो ये एक यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ। और इसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जाइलम वाटर कर सकता है, मिनरल्स कर सकता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कर सकता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसके मेनली 2 ही फंक्शन है, जो कि मैंने यहाँ ब्रैकेट बना के आपको मेनली में लिखे हैं। इनके अंदर आएगा वाटर्स और मिनरल्स,
ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड की, तो ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट फ्लोएम, फ्लोएम के तहत कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये आपको मल्टी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, ये दोनों ही एनसीईआरटी में दे रखे, तो आप दोनों ही लिख लीजिए। मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। मतलब ये एक प्लांट के अंदर जरूरी नहीं है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाइए, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। इसके अंदर भी फूड का, पीजीआर का, वाटर का और मिनरल्स का और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन मेनली इसके अंदर आपने फूड तो पढ़ा ही होगा, लेकिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के अंदर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के अगर आप एग्जाम देखेंगे तो उनके अंदर ये आपको क्वेश्चन मिलेगा कि फूड के अलावा मेनली किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, तो उसका आंसर होगा पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है। उसके बाद में जो हमने दो डिफ्यूजन पढ़े थे उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिफ्यूजन होता है सिंपल डिफ्यूजन। तो ये मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम अ एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये देखिए, मतलब यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये हाई टू लो जा रहे हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है इनका। इसमें नो एनर्जी एक्सपेंडिशन, मतलब एनर्जी नहीं लगेगी यहाँ पर, और इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस होगा जैसा कि हमने आगे देखा। सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम। सिंपल डिफ्यूजन जो है ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंडेड नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डिफ्यूजन ऑफ अ वन molecule is independent diffusion of another molecules, ये एक रैंडम प्रोसेस होता है। इसमें एक मोलिक्यूल का डिफ्यूजन दूसरे मोलिक्यूल के डिफ्यूजन से कभी भी डिपेंड नहीं रहता है, ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे ये मैंने स्टोमेटा बनाया है, स्टोमेटा के अंदर क्या हो रहा है, CO2 अंदर की तरफ आ रही है और O2 बाहर की तरफ जा रही है। गैस कभी भी मिक्स नहीं होगी, ये इंडिपेंडेंट ही मूव करती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। डिफ्यूजन इज अब्यूज in gas and liquid, but diffusion in a solid is more likely than diffusion of the solid। ये आपको थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये लाइन बिल्कुल सही लिखी हुई है कि जो गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन होता है वो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। लिक्विड में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन हो जाता है, लेकिन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता। लेकिन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन जरूर होता है, सॉलिड में नहीं होता, मतलब सॉलिड के अंदर होता है, सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता। तो ये आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन आप अगर वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर यहाँ देख लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया आपको। एक बीकर लिया, इसके अंदर वाटर भर लिया है, इधर एक बीकर है जो कि खाली है, इन दोनों के बीच में मैंने एक मीडियम लगाया है। मतलब इस बात से आप समझ गए होंगे, ये जो मीडियम बनाया इन दोनों के बीच में, मतलब आप समझ गए होंगे कि डिफ्यूजन जो है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। मीडियम, अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो डिफ्यूजन नहीं होगा। तो डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन अ मीडियम इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। अगर आपको पूछा जाए कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, तो ये जो डिफ्यूजन के जो भी मॉलिक्यूल है, ये जो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इस मीडियम पे, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है। उसके बाद में जो अगला बात आती है वो है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को अफेक्ट कौन से फैक्टर्स करते हैं, तो टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो डिफ्यूजन भी कम होगा। ये सिंपल सी बात है, आप समझ जाएंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रेशर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ रेट ऑफ डिफ्यूजन। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल रह सकता है और इनवर्सली भी प्रोपोर्शनल हो सकता है। उसके बाद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन। उसके बाद इट इज डिपेंड ऑन अ परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पर भी डिफ्यूजन डिपेंड करता है। और उसके बाद में हम इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, सिग्निफिकेंस क्या है, ओनली मेन फॉर्म्स ऑफ अ गैसेस एक्सचेंज इन अ प्लांट। ये जो डिफ्यूजन होता है वो हमेशा गैसेस एक्सचेंज के लिए ही होता है, मेनली तो प्लांट के अंदर, और ट्रांसपीरेशन के में भी होता है। जो स्टोमेटा के अंदर जो होता है गैसेस का एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन, ये इसका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन का। और एक मैंने यहाँ नोट बना के लिखा है रेड पेन से, आप इसको ध्यान से पढ़िए। डिफ्यूजन टेक प्लेस इन ए यूनिट एंड यूनिटलेस डायनामिक इक्विलिब्रियम एज नॉट स्टेबलाइज्ड। मतलब ये कहना ये चाहता है कि जब तक डिफ्यूजन होगा, जब तक एक वाले बीकर का, इस बीकर में जितने मॉलिक्यूल है वो इस बीकर में ना हो जाए, तब तक डिफ्यूजन होता रहता है। दोनों तरफ इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मतलब दोनों तरफ इक्वल ना हो जाए तब तक। और अगर इक्वल हो भी जाए तब भी डिफ्यूजन होता है। इट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, नेट मूवमेंट इज जीरो। मतलब नेट मूवमेंट जो इनके बीच में रहेगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन डिफ्यूजन होगा। जितने 5 इधर जाएंगे तो 5 उधर भी जाएंगे, फिर वापस 5 इधर आएंगे, 5 इधर जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम बना रहेगा, इक्वल रहेंगे पर डिफ्यूजन होगा। अब इसके बाद में फैसिलिटी डिफ्यूजन आता है, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा। इसके भी मैंने नोट्स तैयार कर लिए, तो आप हमारा ये चैनल जो है ये इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसको आप भी मैं आपको नोट्स दे सकूं और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मैं इसका बता सकूं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करना ना भूलें।